हाँ जी, ईएम वेव चैप्टर का नाम है भाई। पहला टॉपिक है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है जी? हाँ, मतलब जो टाइम के साथ चेंज हो। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से क्या प्रोड्यूस हो रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ क्या कहता है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से भी क्या प्रोड्यूस होगी जी? मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो एम्पियर्स की गड़बड़ चेक हुई। एम्पियर सर्किट लॉ कई जगह तो वैलिड है, कई जगह वैलिड नहीं है। फिर वहां से इसको प्रूव करने के लिए मतलब इनकंसिस्टेंसी, एक नया करंट प्रोड्यूस बताया उसने, मैक्सवेल ने, डिस्प्लेसमेंट करंट। लिखो जी पहले, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, इसी में सब हेडिंग है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। It states that it states that line integral of it states that line integral of magnetic field B vector, line integral of magnetic field B vector is equal to mu naught times the total current I, mu naught times the total current I threading through the surface, threading through the surface. तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना जी? चौथे चैप्टर में पढ़ा है जी। मैक्सवेल फाउंड द above equation is Maxwell found the above equation is logically inconsistent. Maxwell found the above equation is logically inconsistent. लॉजिकली उसमें कुछ गड़बड़ है भाई। ठीक है जी। टू शो दिस इनकंसिस्टेंसी, टू शो दिस इनकंसिस्टेंसी he consider a parallel plate capacitor, he consider a parallel plate capacitor charged by a battery, charged by a battery charged by a battery shown in the below figure. Charged by a battery shown in the below figure. ये बैटरी है जी, ये है, ये दो प्लेट्स हैं जी कैपेसिटर की। यहाँ दो लूप ले लिए, एक लूप C1 और एक लूप C2। एम्पीरियन लूप है जी एक तरह से ये।
देखो जी, कंसीडर टू लूप्स C1 and C2. One left of the capacitor plates. C1 लिख लेना, 1 की जगह C1 left of the capacitor plates and C2 in between the capacitor plates and C2 in between the capacitor plates. समझ आ गया जी? When the switch is on, conduction current flows through the wire. Conduction current I flows through the wire. When the switch is on, conduction current I flows through the wire. Conduction current I flows through the wire, but between the plates of the capacitor, conduction current is zero. Between the plates of the capacitor, conduction current is zero. कंडक्शन करंट क्या है जी? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जीरो है जी, ठीक है जी। देयरफॉर इक्वेशंस कैसी रहेंगी जी एम्पियर सर्किट लॉ की? पहले लूप के लिए बी डॉट डी एल, C1 के लिए तो म्यू नॉट आई आ जाएगा। दूसरे लूप के लिए क्या आएगा जी? बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा। बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा जी? as the loops are very close, integration b dot dl C1 must be equals to integration b dot dl C2. अगर लूप बहुत ही पास पास है तो ये तो बराबर होना चाहिए था भाई, ठीक है जी। पर ऐसा नहीं हो रहा, ये तो इक्वल होना चाहिए था, ठीक है जी। मतलब कहने का मतलब क्या है जी? यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड है और आगे एकदम से मैग्नेटिक फील्ड गायब होगी, ठीक है जी। तो लॉजिकली कुछ ना कुछ क्या है जी, गड़बड़ थी, वो इसने प्रूव कर दी कि भाई अगर हम कोई सिमेट्री चेंज करते हैं तो कई बार एम्पियर सर्किट लॉ वहां अप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है जी। तो दिस शोज द इनकंसिस्टेंसी in the ampere circuit law. This shows the inconsistency in the ampere circuit law. Therefore Maxwell modified it. नेक्स्ट लाइन में लिखो जी, मैक्सवेल फॉलोड अ सिमेट्री कंसीडरेशन, मैक्सवेल फॉलोड अ सिमेट्री कंसीडरेशन, फुल स्टॉप, बाय Faraday's law a changing
By Faraday's law, a changing magnetic field induces an electric field, comma, hence changing electric field must induce a magnetic field. ठीक है जी। तो भाई क्या कह रहा है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस की जा सकती है, उसने यही बोला। तो अगली लाइन में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट which comes into existence in addition to conduction current, which comes into existence in addition to conduction current whenever comes into existence in addition to conduction current whenever the electric field and hence electric flux changes with time. Whenever the electric field and hence the electric flux changes with time. ठीक है जी। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ, तो एक करंट नया प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट। उसको क्या बोलते हैं जी? डिस्प्लेसमेंट करंट। भाई कैपेसिटर में याद करते हैं, पुराना कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सिग्मा क्या होता है भाई? चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ जी, पी वाई क्यू भी भेज दिए मैंने। ट्यूसडे को आपने पहले चैप्टर के करके आने 14 क्वेश्चन। वैसे तो कल टेस्ट है 1 to 5 का, तैयारी करके ही आओ उनकी पी वाई क्यूज की। तो वैसे आसान पेपर डाला हुआ है कल वाला तो, और देना है भाई, ऐसे नहीं है कि नहीं देना। जो नहीं देगा उसके घर फोन हो जाएगा भाई। हाँ। है, क्या करें भाई, करना ही पड़ेगा, टेस्ट तो देने पड़ेंगे। नेक्स्ट संडे 1 to 7 है, 1 to 6 की जगह। फिर 1 to 8 है। आपका तो 8 ही आने हैं ना? हाँ जी, 24 को तो पेपर ही दोहराना। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो क्या बचेगा जी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम आ गई एक तरह से। फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डी फाई ई बाय डी टी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी। डी क्यू बाय डी टी यहां से क्या आ जाएगा जी? डी क्यू बाय डी टी डिस्प्लेसमेंट करंट है आई डी। तो आई डी का फार्मूला क्या बन गया भाई? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। therefore modified
एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय इंटीग्रेशन v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, म्यू नॉट आई प्लस आई डी, एम्पियर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, आई डी की वैल्यू भी डाल सकते हो। एक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है जी, पेज नंबर 8.2 पे जी, लिख देना जी होमवर्क में। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आईसी प्लस आईडी, कंडक्शन करंट आई प्लस आईडी भी कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूस रहता है जी, इनका सम क्या रहता है जी, कॉन्टिन्यूस मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, ये रीड करना जी। आओ जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फटाफट। हाँ जी, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, मैं फोटो भेज रहा हूँ जी, बस वहां से नोट कर लेनी है, थोड़ा सा जगह छोड़ देनी है, समझा रहा हूँ फटाफट क्योंकि टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब गॉस की जो इक्वेशन है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक गॉस लॉ आ गया जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म आ गया जी, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चार इक्वेशनें हैं जी। फिर फैराडेज लॉ, वो भी कौन से वाला, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ जो मैंने लिखवाया था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। फिर ये जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये चारों इक्वेशनें लिखनी है बस, चारों इक्वेशनें लिखनी है बस, लॉ तो आपने पढ़ी हुई है पहले ही। ठीक है जी, आओ जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों है भाई इसमें कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट है इसमें। देखो जी, डेफिनेशन इसकी, these आर साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ, डेफिनेशन लिखो जी ईएम वेव की, these आर साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, these आर साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ, साइनोसॉइडल मतलब साइन की वेव्स है, these आर sinusoidal variation of electric and magnetic field vectors which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation, and perpendicular to the direction of propagation. These are sinusoidal variation of electric and magnetic field vector है जी, जो क्या है जी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, और क्या है जी, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन के भी ये क्या है जी, परपेंडिकुलर। एक्स वाई और ये जेड,
ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है मतलब वेव का, और ये मैग्नेटिक है जी। ये आपस में क्या है जी, परपेंडिकुलर। ये आपस में क्या है भाई, परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन के भी क्या है जी, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन के भी क्या है जी, परपेंडिकुलर। हो जाए यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता। वहाँ पर कंफ्यूजन में क्या है अब नेक्स्ट थोड़े जब देखा तो सर कहते हैं ये जो ऐसी था, क्या फायदा फिर। कल देखते जाएंगे भगवान जाने कैसे। हाँ जी, मुझे कुछ यार ये चीज हमारी टाइम ही नहीं है ना, मैं अच्छी जब तक घर से उठा के लेकर आऊंगी चुप मेरे को से करते हुए तो मेरे पास प्रॉब्लम पहले अपनी इंटरवल से करा इंटरवल देखना पड़ेगा। नीचे सब लगता है तेरा फोन है तो देख पसंद आगे नीचे तो करा है ना, ये ऊपर का है, ऊपर का है ना यहाँ पर मैंने वीडियो ऐसे कर दिया फोन कर दे मैं फोन दे हाँ जी, डन है जी। डायग्राम समझ आ गया भाई। ट्रांसवर्स नेचर यही होता है जी, वेव अगर प्रोपिगेट कर रही है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, अगर वेव इधर को जा रही है और पार्टिकल उसके क्या है भाई, परपेंडिकुलर, पार्टिकल उसके क्या है जी, परपेंडिकुलर, तो वो ट्रांसवर्स वेव होती है। वो क्या होती है भाई, दो टाइप की वेव होती है ड्यू टू प्रोपिगेशन, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। समझ आई बात है कि नहीं, कोई डाउट इसमें, चले आगे। इक्वेशन लिखी जाएगी जी इसकी, बस एक ट्रांसवर्स नेचर वाला टॉपिक छोड़ूंगा जी, क्योंकि वो अब आजकल आ नहीं रहा है प्रूव करना, वो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। बाकी तो एनर्जी डेंसिटी वाला अभी करा दूंगा, वो मेन टॉपिक जो एनर्जी डेंसिटी वाला है। स्पेक्ट्रम आपको याद करना जी, पेज नंबर 8.17 पे स्पेक्ट्रम। इसका कहीं से कोई शॉर्टकट मिले तो मुझे भी बताना भाई, जैसे कोई राइम सा बना देते हैं ऑनलाइन बंदे। पेज नंबर 8.17, ठीक है जी। वो याद तो आपको क्या 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 याद करना है भाई, इसमें यूजेस याद करने हैं इसके, फ्रीक्वेंसी याद करनी है, वेवलेंथ याद करनी है, लिख देना यूजेस, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डिटेक्शन, किससे डिटेक्ट होती है ये वेव। कई बार ये भी पूछ लेता है जी, किससे गामा वेव डिटेक्ट हो रही है, किससे, अब क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है ये। प्रोडक्शन भी लिख देना, प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है ये। ये लिख लेते हाँ जी, इसमें दो हमारे पास, आपको बताइए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सोर्स हो गए जी एक तरह से। इलेक्ट्रिक सोर्स हमारा क्या रहेगा जी, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, प्लस माइनस भी लिख सकते हो, प्लस फाइ नॉट भी हो सकता है, इनिशियल फेज है, ठीक है जी। जर्नल इक्वेशन तो ऐसे ही लिखी जाती है।
अगर वेव एक्स एक्सिस में जा रही थी तो ये किस में था भाई, वाई एक्सिस में, तो जे वेक्टर से लिखा जाएगा, इसको किससे लिखा जाएगा भाई, जे वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जेड एक्सिस में जा रहा था, ये किससे लिखा जाएगा जी, के कैप से, इसको किससे लिखेगी जी, के कैप से। ओमेगा आपको बताइए जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय कैपिटल टी और 2 पाई न्यू, ये एंगुलर वेव नंबर या प्रोपिगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय लेमडा। ये 11th में पढ़ाया जाता है भाई, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लेमडा। वेव वेलोसिटी का फार्मूला यहां से क्या आता है, ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के। कई बार इसमें एक्स वाई जेड भी दे सकता है भाई, कुछ भी, वेव पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे नहीं जाएगी, कोई बार कोई वेक्टर हो एक्स की वैल्यू 2 x i कैप प्लस, ऐसे कुछ दिया हो सकता है अंदर, के की जगह क्या दे सकता है जी, कई बार वैल्यूज दे सकता है जी। ठीक है जी, सपोज के की जगह हो E इक्वल टू ई नॉट, वैसे सी का फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ई नॉट बाय बी नॉट, कहां से आएगी ये, वेलोसिटी सेलेक्टर से। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में पढ़ाया था वेलोसिटी सेलेक्टर, v इज इक्वल टू ई बाय बी, v इज इक्वल टू ई बाय बी, तो c इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट। हाँ जी देखो जी, सपोज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2, 2y प्लस 2z, 2y प्लस 4z लिखना जी, प्लस ओमेगा टी। सर इक्वल टू बी नॉट का गया, बी नॉट नहीं है भाई, ई नॉट आएगा, आई क्या,
कई बार ये देखो जी, इसमें दे रखा है कंपोनेंट में दे रखा है आर वेक्टर की तरह, मतलब इसको के वेक्टर लिया जाएगा। अब एक तरह से के वेक्टर क्या आएगा, 2j कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है जी। अगर दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के बीच में प्लस है, तो ये माइनस का होगा, याद रखना। अगर दोनों के बीच में माइनस होगा तो ये प्लस का होगा। ये लास्ट मतलब वेव चैप्टर जब होता है उसमें बताया गया, अगर यहाँ पर क्या हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगर ओमेगा टी और के एक्स के बीच में माइनस साइन है तो वेव पॉजिटिव में जा रही है। ठीक है जी। अगर पॉजिटिव साइन है तो वेव किस में जा रही है जी, नेगेटिव में। ठीक है जी। ये स्पेशली जेई और नीट के लिए क्वेश्चन है भाई, वैसे जनरल कुछ आता नहीं है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाई के कैप निकालना है, के वेक्टर बाय के मैग्नीट्यूड करके। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो के कैप निकालना है जी। देने को बी भी पहले दे सकता है, क्वेश्चन में बी वेक्टर भी दे सकते हैं। ठीक है जी। अगर ई दिया हुआ है, बी निकालना है, तो बी का फार्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, 1/c के कैप क्रॉस ई वेक्टर, के कैप क्रॉस ई वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट होगा भाई इसमें। अब ये डायरेक्ट फार्मूले है भाई, डिराइव डेरिवेशन के चक्कर में ना जाना। ये ओनली ऑब्जेक्टिव में, जेई मेंस और मेंस में ज्यादा आता है, नीट में भी चांस कम है, पर फिर भी पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ई वेक्टर, तो वो सी बी क्रॉस के कैप। अगर बी दिया होता, सपोज बी दिया होता क्वेश्चन में। ठीक है जी। तो पहला स्टेप इसमें क्या निकालना पड़ेगा मुझे, के कैप। के कैप के लिए पहले के मैग्नीट्यूड सीधा ही कर दूं तो क्या आएगा, -2j कैप प्लस 4 के कैप। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा नीचे, √20। डी वेक्टर निकालना है, वो आई कैप में है, वो किसमें है भाई, आई कैप में। ठीक है जी। 1/c √20 इधर ही आ गया बाहर, -2j कैप -4 के कैप क्रॉस हाँ जी, बी वेक्टर निकालना है जी। 1/c √20 नीचे ही आ गया जी, -2j कैप -4 के कैप क्रॉस ई नॉट साइन 2y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी आई कैप। ये तो एज एज इट इज आ जाएगा जी, आई क्रॉस जे, या जे क्रॉस -j क्रॉस आई होगा, -j क्रॉस आई, ई नॉट बाय सी √20 साइन 2y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी। हाँ जी, कितना बनेगा भाई, जे क्रॉस आई उल्टा है ना जी, माइनस के। हाँ जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी, प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप -4k कैप
के क्रॉस आए प्लस जे होता है, के क्रॉस आए प्लस जे होता है -4 जे कैप, -4 जे कैप। ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। हम्म। 20 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2√5, 2 से 2 मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। ये वैसे तो हमारा ज्यादातर जेई मेंस में ही क्वेश्चन बनता है ऐसा। ये दो फार्मूले याद करने जी, क्योंकि ये बहुत सारी बुक्स में मैंने सर्च करा, कहीं दे नहीं रखे ये फार्मूले। फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये के कैप जे कैप में आ गया, कैसे सॉल्व करें इसे। ठीक है जी। तो डायरेक्ट फार्मूले आपको याद रखने जी। ट्यूसडे को तो आ जाएंगे। अच्छा, ये तो एक एक छुट्टी नहीं है ना, बर्तन में कल ही करा दूंगा, कुछ रह गया तो। ठीक है जी, कल आओगे टेस्ट देने। ऐसा नहीं कह सकते। इंग्लिश का कुछ किया तो है नहीं पर साल में। वही तो है। हाँ जी डन है जी, चले आगे। तो सी का फार्मूला भाई ई नॉट बाय बी नॉट। एक फार्मूला और कराया था, याद हो किसी को, अंडर रूट। ऐसे ही बी मीडियम मतलब ई बाय बी हो जाएगा 1/√μ बाय एप्सिलॉन हो जाएगा भाई, है ना जी। तो सी बाय बी क्या होता है भाई, सी बाय बी डाल दो जी, यहां पर क्या बना, √μ एप्सिलॉन बाय μ0 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, μ/μ0 क्या होता है जी, म्यू और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है जी, μ/μ0 इंटू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। सी बाय बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है भाई, वहां म्यू लिखा हुआ है, इसको म्यू मत लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाता है भाई, याद रखना। अब ये मत कहना कि ये ऑब्जेक्टिव में ही काम आता है भाई सीधा, कई बार वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लगा देता है भाई, ये म्यू आर एप्सिलॉन आर कैसे रिलेट करेगा रे ऑप्टिक्स में। ठीक है जी। तो वहां आपने 10th में पढ़ाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फार्मूले हैं भाई, एक सी बाय वी और एक लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। ये किसके बराबर है, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को कैपा भी लिख सकते हैं, असल में कैपा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है जी। तो एक ही बात है भाई। सोर्स ऑफ ईएम वेव ये पढ़ना है जी, मैं बता रहा हूँ पेज नंबर 8.8 पे, 8.8 पे।
बेसिकली सोर्स ऑफ ईएम वेव में छोटा सा पॉइंट आप लिख लो, चार्ज जो रेस्ट पे है, चार्ज जो क्या है जी रेस्ट पे है, वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है जी, चार्ज जो मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, पर वेव साथ में नहीं होती, उसके वेव साथ में नहीं होती। तो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज चार्ज पार्टिकल जो होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और वो साथ में क्या प्रोड्यूस करता है भाई, ईएम वेव्स। वो साथ में क्या प्रोड्यूस करता है भाई, ईएम वेव्स। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करके देता है जी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो सोर्स ऑफ ईएम वेव कौन है भाई, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ही ईएम वेव प्रोड्यूस करके देता है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ना नहीं है जी, ट्रांसवर्स नेचर में नेक्स्ट में कराऊंगा। एनर्जी डेंसिटी पे आ जाओ, लास्ट टॉपिक पे आ ही चुके हैं, बस हो ही जाएगा सारा कंप्लीट 15 मिनट में। छोटे छोटे 3-4 पॉइंट है भाई। एनर्जी डेंसिटी कॉमा इंटेंसिटी मोमेंटम ये सारे निकालने, पहले एनर्जी डेंसिटी करेंगे। पहले क्या करेंगे जी, एनर्जी डेंसिटी। हाँ जी, एनर्जी डेंसिटी बेसिकली क्या होती है जी, ईएम वेव में दोनों टाइप की एनर्जी है भाई, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है जी, यू ई, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक में क्या है भाई, यू बी हाफ हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, हाफ बी स्क्वायर बाय। टोटल एनर्जी क्या हो जाती है जी, यू ई प्लस यू, यू ई प्लस यू बी। तो यू क्या होगी जी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय म्यू। ये जो वैल्यू है ये आरएमएस वैल्यू है, ये क्या है जी, आरएमएस वैल्यू है। ई जो हमने लिखा है ये ई आरएमएस के बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगी पीक वैल्यू में ई नॉट बाय रूट टू। बी भी किसके बराबर है भाई, बी आरएमएस, ये बी नॉट बाय रूट टू, बी नॉट बाय रूट टू। तो ऊपर वैल्यू डाल दूं तो क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, टू आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, बी नॉट स्क्वायर बाय नॉट। समझ आ गया जी, कोई डाउट। नेक्स्ट देखो जी, यू ई को अलग से ले लो। अगर 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर वाला लूं तो ये आ जाएगा, सी का फार्मूला क्या है भाई, ई नॉट बाय बी नॉट। तो ई नॉट क्या है जी, सी बी नॉट। तो यू ई क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट
स्क्वायर सी का वैल्यू क्या है जी 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट यू ई क्या आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल यू ई क्या आ गया 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू यू बी। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी बराबर है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी क्या है जी बराबर होगी। यही यूबी का फार्मूला यूबी यही है ना जी ये रही यूबी हमारी ठीक है जी। तो यूई किसके बराबर आ गई जी यूबी के। यहां फिर लाइन लिख लो हेंस in an EM wave hence in an EM wave the average energy of electric field equals the average energy of the magnetic field। ठीक है जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो सकती है जी U इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर RMS में लिखूंगा तो E नॉट E RMS का स्क्वायर। ऐसे ही मैग्नेटिक में भी आ सकती है टोटल 1/2 B नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर और B RMS स्क्वायर बाय म्यू नॉट B RMS स्क्वायर बाय म्यू नॉट। मतलब मैग्नेटिक की टर्म्स में भी लिख सकते हो टोटल एनर्जी को और इलेक्ट्रिक की टर्म्स में भी लिख सकते हो टोटल एनर्जी अकेले। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है मैग्नेटिक वाले की जरूरत नहीं है। कहीं आप सोचो कि पहले बी निकालना है फिर दोनों को ऐड करना भाई इलेक्ट्रिक से डायरेक्ट आ जाएगी टोटल। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इंटेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव। हाँ जी कल का टाइमिंग क्या रखना है भाई 10 से 1 9 बजे से 12 बजे तक। और पूछना भी देना होता ठीक दूसरी बार ट्यूशन पे तो 7 बजे। है। हाँ जी इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। सपोज ये सिलेंडर है जी मतलब वेव ऐसे जा रही है सिलेंडर हमने वैसे ले लिया उसका एरिया लेने के लिए ये एरिया है वेव की स्पीड c है डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा जी डेल्टा टी टाइम में c इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस कवर करा c इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस कवर करा। ये ए एरिया हो गया जी हमारा वेव इधर को जा रही है ये वेव। तो इंटेंसिटी आई क्या हो गया टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सी से मल्टीप्लाई कर दिया सी से डिवाइड कर दिया जी सी डेल्टा टी डिस्टेंस हो गया जी। तो ये क्या हो गया जी एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट
डिस्टेंस, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन गया ये। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या कह सकते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया ना जी। तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गया, इंटेंसिटी का फार्मूला U इंटू सी आ गया, U इंटू सी। तो इंटेंसिटी का फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, सी भी लिख सकते हैं, ई नॉट ई आरएमएस स्क्वायर, सी भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में भी लिख सकते हो भाई, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट सी, हाफ की जगह बी आरएमएस का स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी। तो ये इंटेंसिटी के फार्मूले आ गए। नेक्स्ट है जी मोमेंटम। तो दो टॉपिक रह गए जी, मोमेंटम और प्रेशर, छोटे छोटे। वेव है तो भाई वो मोमेंटम भी ट्रांसफर कर सकती है जी अपना। वेव में क्या होता है जी, एनर्जी होती है ना, एनर्जी से मोमेंटम क्रिएट होगा, मोमेंटम भी वो क्या कर सकता है जी, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है जी। हो गया जी। एनर्जी अगर है तो वो एम सी स्क्वायर कह सकते हो आप उसे। एनर्जी अगर है तो उसको क्या कह सकते हैं, एम सी स्क्वायर। तो मोमेंटम क्या आ गया, यू बाय सी। मोमेंटम क्या आ गया भाई, यू बाय सी। एक टोटली रिफ्लेक्टेड वेव अगर है, अगर एक वेव टोटली क्या हुई है भाई, टोटली रिफ्लेक्टेड, ऐसे गई और ऐसे टकरा के वापिस आ गई, सेम, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। ड्यूल नेचर में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था भाई, u बाय सी। फाइनल भी अगर कोई लॉस ही नहीं हुआ तो u बाय सी। अगर इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव है, फाइनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, u बाय सी माइनस ऑफ माइनस u बाय सी क्या हो जाएगा भाई, 2u बाय सी। तो चेंज या ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम कितना होगा भाई, 2u बाय सी। देखो जी, अगर ये पॉजिटिव लोगे तो ट्रांसफर नेगेटिव होगा। ठीक है जी। कई बार क्या लेते हैं जी, इनिशियल को पॉजिटिव ले लेते हैं, फाइनल को नेगेटिव ले लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव आता है, फिर ट्रांसफर क्या आ जाता है जी, पॉजिटिव। ट्रांसफर वाला क्या आ जाता है जी, पॉजिटिव। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक जी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ईएम वेव। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ईएम वेव। इसमें याद रख लेना जी, ये मोमेंटम पार्टिकल का चेंज हुआ है, पार्टिकल का चेंज हुआ है। डिलीवर कितना होगा भाई इसके इक्वल एंड, डिलीवर्ड कितना होगा जी इसके इक्वल एंड अपोजिट। तो डिलीवर्ड मोमेंटम -2u/c। हाँ, अगर ये उल्टे साइन कर दोगे तो वो प्लस हो जाएगा। बुक में ये प्लस लिखा हुआ है और हमने ये साइन ऐसे ले लिए कि उल्टा हो गया। उसने डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा हुआ है डिलीवर्ड का। हाँ जी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ईएम वेव। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ईएम वेव, रेडिएशन प्रेशर भी बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं भाई, रेडिएशन प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया। वर्क डन क्या होता है,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, सी डेल्टा टी। अब वर्क डन किसके बराबर है जी भाई, एनर्जी, एक तरह से एनर्जी में स्टोर हो जाता है भाई। तो फोर्स क्या आ गया, हाँ जी, फोर्स एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, डाल दो जी यहां पर, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। एनर्जी अपॉन डिस्टेंस क्या आ गया भाई, एनर्जी डेंसिटी हो गई तो एक तरह से, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर तो किसके बराबर आ गया भाई, एनर्जी डेंसिटी। तो भाई अगर प्रेशर निकालने के लिए बोला गया है तो फार्मूला उसका किसके बराबर है भाई, एनर्जी डेंसिटी और आई बाय सी भी कह सकते हो, इंटेंसिटी अपॉन सी। ये इंटेंसिटी अपॉन सी, यहां से यू का एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ जाता है जी, आई बाय सी। ठीक है जी, चलो जी आज के लिए इतना ही है।